नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं हम पहाड़ी। मैं अनिल अग्निहोत्री और मेरे साथ हैं संजय अवस्थी। अवस्थी जी, कार्यक्रम शुरू करते हैं निर्मल असो की पंक्तियों के साथ जो हालात हाजरा आज के हालात से जुड़ी हुई हैं। जी देखिए क्या कह रहे हैं। हमारे पंखों पर गुजरे जिनके काफिले, हमारे पंखों पर गुजरे जिनके काफिले, हमसे ही दर्द में उड़ने का जज्बा मांगते रहे, अंधी आंखों में सुरमा डालते रहे, हम अंधेरों को अपना गुरूर मानते रहे। अंधी आंखों में सुरमा डालते रहे, हम अंधेरों को अपना गुरूर मानते रहे। क्या हुआ? कालिख में लिपटे तमाम सफेद पोश हमारी निगाहों में यूं ही छिपते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जो हुआ वो हुआ, आगे बेहतर होगा, ये हम समझते हैं। ये शायद शायर की भी, निर्मल असो की भी यही आस होगी और पूरी जनता की भी यही मुराद है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे मुख्य बिंदु क्या होने वाले हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो हम लेंगे युवा हिमाचल की सेहत का जिम्मेदार कौन। युवा 18 से 44 साल के, ये बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। इस पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अपने कार्यक्रम में। इसके साथ ही हम देखेंगे व्यापार पर मार से जनता भी लाचार, सिर्फ व्यापारी ही नहीं, जनता भी लाचार है। और इसके साथ होगा हमारा झंडी वाले माननीय मोर्चा संभालें। इन तीन सेगमेंट पे हम चर्चा करने वाले। साथ में एक होगी फील्ड रिपोर्ट होगी और कुछ आंकड़े भी होंगे, है ना जी, जैसे हम रखते आए हैं, जिनका दर्शकों को इंतजार रहता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, युवा हिमाचल की सेहत का जिम्मेदार कौन। तो प्रश्न और उत्तरों का और चर्चा का सिलसिला अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले अवस्थी जी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कल 18 से 44 साल के जवानों को, जवान हैं ये, युवा हिमाचल 44 साल से पहले के, इनको वैक्सीनेशन फिर होनी है चौथी बार। तो इसमें आपके पास कुछ आंकड़े हैं जो पिछले 3 फेजेस के या कुछ इससे मिलते जुलते हैं। जी बताएं जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, ये जो वर्ग है इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए सारा देश उत्साहित था और ये बहुत बड़ी वर्कफोर्स है हमारी। और हिमाचल में भी लगभग 31 लाख लोग हैं 18 से 44 की उम्र के। हाँ जी। और 31 लाख बहुत बड़ी, मतलब आप समझ लो कि हिमाचल की पॉपुलेशन का आधा हिस्सा। देखिए बच्चे अलग है, एक है ना, 18 साल तक के एक हैं और 44 से ऊपर एक है ना जी, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये मतलब इतनी बड़ी वर्कफोर्स है जो देश की या प्रदेश की मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जा सकता है। हाँ, सही है। इसकी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, पर अभी तक जो स्थितियां हैं, जो अब तक के आंकड़े हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं है। अभी क्या आंकड़े कहते हैं, कितना? अभी देखिए, हमें जो हम कोविशील्ड हिमाचल में लगवा रहे हैं उसमें से लगभग 1,06,000 डोजेज हमें फर्स्ट फेज में मिली थी सेंटर, जिनका चौथा कल दौर है वैक्सीनेशन का। जी सही है। तो अब तक जो 3 दौर हुए हैं उसमें लगभग 80,000 लोगों की वैक्सीनेशन हुई है। 31 लाख की होनी है। देखिए ये ध्यान रखें हमारे दर्शक, 31 लाख की होनी है इस रफ्तार से अगर होती है। बिल्कुल, और 80,000 की लगभग हुई है। हाँ, तो मतलब ये 2 हफ्ते में लगभग इतनी हो पाई है। बिल्कुल है ना। तो अगर आप यही रफ्तार रखेंगे तो है ना, बहुत जिसको सकते हैं स्लो है। और इतनी धीमी गति से लगता नहीं कि अगले 2 साल तक भी हम वैक्सीनेट कर और एक जो अगली स्लॉट हमें मिलने वाला है इसी आयु वर्ग के लिए, बिल्कुल वो भी छोटा है। बिल्कुल वो भी 1 लाख लगभग 19,000 के आसपास। वो 1,06,000 था, 1,19,000 जून महीने में हमें सिर्फ 1,19,000 वैक्सीन जो है युवा वर्ग के लिए मिलेगी। तो मतलब है कि इंतजार ये लंबा खींचने वाला है, धीरज रखना होगा नौजवान पीढ़ी को। अच्छा, इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और मसला है, कोविन पोर्टल से होती है जी बुकिंग, या आरोग्य सेतु, वो भी आपको वहीं पे ले जाती है लीड करके। वहाँ पे आप अपनी बुकिंग या आप शेड्यूलिंग जो भी कह लें उसको, स्लॉटिंग जो भी होती है वो करवा लीजिए। अब क्या है जी कि पिछले कल ही हुई है, जो अगले कल होने वाली है उसके लिए 2 दिन पहले होती है, जो कल होने जा रही है गुरुवार को। तो पिछले कल भी जी वही कहानी दोहराई गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कोई छुपा हुआ तथ्य तो है नहीं, सबको पता है। सेंटर तक ने बोल दिया कि जी वैसे कर लो, हालांकि ये भला टालने वाली बात नजर आ रही है जी, क्योंकि कितने के लोग बुक करवा पा रहे हैं, है ना जी। ऐसे कभी फ्लैश सेल में मोबाइल बिका करते थे, है ना, बुधवार को आ जाइए 2 बजे आप, और 1 सेकंड में फोन। बहुत भ्रामक है, भ्रामक है और बहुत परेशान करने वाली है, निराश करने वाली है ये सारी प्रोसेस। हाँ, अच्छा, उसमें एक और चीज हो रही है, जैसे हमने कल भी एक मसला उठाया था अपने समाचार पत्र में, कहीं के लोग कहीं
आके बुकिंग करवा रहे हैं, बिल्कुल, है ना। जिनको काम आता है ना जी, वो एक जगह देखें वहाँ स्लॉट नहीं मिला, दूसरे पे जंप कर जाते हैं। और कई लोग अपने घर के आसपास जो उनके सेंटर बने उसको ढूंढते रहते हैं, जब तक उनको लगता है तब तक कोई उंगली दबा के अपना वो स्लॉट ले चुका होता है। बिल्कुल, उस वक्त का सर्वर वहाँ कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, वो सारी चीजें मैटर कर रही है। और जो बहुत माहिर है इन चीजों में वो शहर के लोग मोस्टली तभी गाँव में पहुंच जा रहे हैं, वहाँ हर तरह की दिक्कत है, कुछ चलाने में परेशानी है, कुछ सिग्नल की परेशानी। ऐसा लग रहा है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर आपने गांव में बनाए उनका कोई औचित्य नहीं रह गया। हाँ, उनको तो शहरों के आसपास ही बना दीजिए जी आप, है ना। अब कल बैजनाथ का एक मामला आया था परसों का, जब वहाँ लगभग 80 मतलब 83 के आसपास जो वैक्सीनेशन हुई है वहाँ पे, वो बाहर के लोगों के लिए थी और 3 लोग जो थे वो सानी लगा पाए। तो उस वैक्सीनेशन सेंटर उस गाँव में क्या औचित्य, उस गाँव को क्या मतलब रहा उसका है। तो ये चीजें शायद सोचने वाली है, क्योंकि शायद ऐसा कर दिया कि सबको सेटिस्फाई कर दो, आपके एरिया में भी लगा दिया, अब वहाँ कौन लगा गया वो अलग बात है। यही है बताने की बात की जैसे हम सरकारी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, वहाँ पे स्टाफ है नहीं है जी, आपके यहाँ ये बिल्डिंग है ना जी। तो ये बात होगी। अच्छा, बड़ी बात जो सवाल पूछा जा रहा है, अब पूछा जाने लगा बहुत जोर से, क्या हम सिर्फ प्रदेश सरकार से ही सवाल करेंगे? क्या मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही इसके लिए जिम्मेदार होगा, या इसमें अनुराग ठाकुर बहुत बड़े मंत्री हैं वो, है ना, राज्य मंत्री हैं, लेकिन जो उनके वहाँ मंत्रालय है वो बहुत 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 बड़ा है, ह्यूज है वो, बहुत ह्यूज है। जेपी नड्डा जैसे नेता आज भाजपा के, है ना जी, जिनका एक क्षेत्र राज है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे 4 MP जो हैं, है ना, हालांकि इसमें अनुराग ठाकुर भी कवर हो रहे हैं, 4 MP सेंटर में बैठते हैं, 3 राज्यसभा के सांसद, जिसमें 2 भाजपा के हैं, एक आनंद शर्मा है। हालांकि आनंद शर्मा, ये हमेशा सवाल रहा है कि आनंद शर्मा हिमाचल की पैरवी क्या करते रहे यहाँ से जीत के आज तक, ये भी एक सवाल रहा है ना जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस इशू पे? देखिए, अभी तक ये जो लोग हैं ये इम्यूनिटी किट बांटने तक ही सीमित रख बैठे अपने। प्रदेश की जरूरत क्या है, यहाँ की जनता की जरूरत क्या है, वो इनको समझना पड़ेगा। बहुत हो गया इम्यूनिटी किट्स, तो अब बहुत हो गई। अगर अब आप मदद कर सकते हैं तो मदद करानी पड़ेगी आपको वैक्सीनेशन में इस वर्ग की 18 से 44 साल के। अनुराग ठाकुर खुद युवा है, बिल्कुल, है ना जी, बिल्कुल। और उसकी पैरवी करें ये केंद्र में। अभी तक किसी भी सांसद ने, किसी भी मंत्री ने ऐसा प्रश्न नहीं उठाया है कि हमने केंद्र में बात की है और वहां से हमें वैक्सीनेशन के लिए इतनी डोजेज एक्स्ट्रा आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी ने कुछ स्ट्रिक्ट आपको गाइडलाइन इशू कर दी है कि आपने मुंह नहीं खोलना है सरकार के खिलाफ, आपने कोई डिमांड नहीं, आपको जिन लोगों ने चुन के भेजा है वो चाहे जिस हाल में है आप नहीं बोलेंगे। इनकी जिम्मेदारी नहीं बोलेंगे, इनकी जिम्मेदारी क्या है? अब वक्त नहीं है, अब मदद नहीं है। आज जरूरत 1 साल से लगभग 1.25 साल से देश की, प्रदेश की जरूरत क्या है? वो है स्वास्थ्य, कोविड से बाहर निकाली, स्वास्थ्य सेवा। अगर स्वास्थ्य सेवाओं में अगर आप प्रदेश की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है वैक्सीनेशन की। अगर आप वैक्सीनेशन करा देते हैं तो आप सुरक्षित हैं, तो आप उसमें अगर मदद नहीं कर रहे हैं तो इम्यूनिटी किट्स वगैरह आपकी धरी आ जाएगी। बयानबाजी अदरवाइज बहुत आती है, है ना जी। आजकल MPs की तरफ से थोड़ी कम हो गई है, तो बयान इनको रोज बयान आ रहे हैं, हमने ये किया वो किया, है ना। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जेपी नड्डा जी की बनती है, उसके बाद अनुराग ठाकुर जी की बनती है, उसके बाद सांसदों की बनती है, चाहे वो राज्यसभा के हैं चाहे वो लोकसभा। तीसरे नंबर पे देखिए प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के, सांसद भी हैं, जिनको पता है कि अभी तक इस संबंध में कोई भी बयान हमने नहीं सुना। देखिए इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं हिमाचल के, अगला साल दूर नहीं है, बिल्कुल। आज अब कल मुख्यमंत्री शायद फिर दिल्ली जा रहे हैं और वैक्सीनेशन की ही वो ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री फंस गए हैं, उनको बता दिया, क्योंकि सारा वजन तो ये सारी उंगलियां मुख्यमंत्री पे उठेगी, लेकिन बाहर से क्या मदद कर पा रहे हैं? आप सेंटर में बैठे हैं, आप बड़ी दवा कंपनियों के साथ मिल सकते हैं, अगर सरकार नहीं, उन्होंने कहा है ना कि आप सीधे संपर्क करिए, है ना, आप प्रभावशाली पदों पे हैं, आप चाहेंगे तो प्रदेश को मदद मिल सकती है। और दूसरा इसमें देखिए हमारा दावा, ये प्रदेश की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है कि हमारी जो संक्रमण की दर है वो राष्ट्र से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, पॉजिटिविटी अभी भी हमारी संक्रमण दर लगभग डबल है, बिल्कुल, इतनी ज्यादा संक्रमण दर हमारी है, तो क्या हमें जरूरत क्या है इस वक्त? हमारी यही है कि हम इससे बचें, मतलब हमारा हाल देश के कुल हाल से डबल बुरा है, बिल्कुल दोहरा बुरा, हम दोहरी मार झेल रहे हैं, बिल्कुल। अगर इन्हीं हालात को हम देखते हैं तो देखिए जी, ये तो अच्छा MPs जो हैं उनको भी, जैसे आपने कहा कि उनको भी ये दिखाने, हालांकि इसमें एक चीज है, भाजपा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो उन्होंने अपनी जो अच्छी निधि है उसमें से 2 करोड़ रुपए का सामान हिमाचल, अभी वो सामान क्या है उसका, सामान इस वक्त जरूरत
वैक्सीन की है, वैक्सीन की, हाँ, सामान वैक्सीन फिर वही की है। बात वहीं से शुरू और हो आपके जाती जो हॉस्पिटल्स हैं, हाँ। वहाँ आपको बेड कैपेसिटी बढ़ानी है, वहाँ आपको वेंटिलेटर्स बढ़ाने हैं, और वहाँ आपको ऑक्सीजन बढ़ानी है, और ऑक्सीजन का प्रेशर भी बढ़ाना है, और आवश्यक जो दवाएं हैं वो चाहिए है, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए। और ऐच्छिक निधि अगर आपने लगानी है तो मुझे लग रहा है इस वक्त वैक्सीन पे लगाइए। वैक्सीनेशन, क्योंकि देखिए अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो ये संभावना, आशंका हमेशा बनी रहेगी कि कोई ना कोई नया। बिल्कुल, जहां तक आप बात आनंद शर्मा जी की कर रहे थे, आनंद शर्मा तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त गौण बैठे हुए हैं, वो चुप बैठे हुए हैं। हाँ, उनको हमने कभी बोलते नहीं सुना हिमाचल के इशू पे, के बारे में कभी बोलते नहीं, कभी कभार किसी कार्यक्रम में आ जाते हैं। वो तभी बोलते हैं जब हिमाचल में एक कांग्रेस की सरकार होती है या सेंटर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, उनके अपनी सरकार के अपने इंटरेस्ट हिमाचल में होते हैं कुछ ना कुछ। बस हाँ, मतलब उनका कभी ये चर्चा हुई नहीं है बड़े पैमाने पे आनंद शर्मा को, वो प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, वो तब उस वक्त पैरवी हो रही थी, उसके बाद भूल जाते हैं। आनंद शर्मा की तरफ से अगर ऐसा उन्होंने बयान दिया भी है तो हमने देखा लगभग 1-4 साल में तो हमने आनंद शर्मा जी को प्रदेश के किसी भी हित की पैरवी करते देखा नहीं, सुना नहीं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल। वो राज्यसभा सांसद जब उनकी हिमाचल के कोटे से हैं, अंतिम बार उसी टाइम में चर्चा में आए थे वो, जब उनकी नॉमिनेशन हुई थी। वो लोग और क्या कर रहे हैं, वो हिमाचल का किस तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो मतलब बहुत निराशाजनक है। अप्रैल में अगले साल उनका कार्यकाल पूरा होने भी जा रहा है, अब 1 साल से भी कम वक्त बचा है उनका, पर फिर भी हिमाचल को उम्मीद रहेगी, क्योंकि देखिए वो विपक्ष में बैठे हैं सेंटर में, उनकी आवाज सुनी जाएगी, वो जोरदार होगी, क्योंकि वो स्थिति में है, उनको पार्टी लाइन का डर नहीं है कि भाजपा के ऊपर के लोग नाराज हो जाएंगे, वो आवाज उठा सकते हैं। यही वक्त है आनंद शर्मा के लिए। ये जो युवा वर्ग इस वक्त वैक्सीनेशन के लिए भटक रहा है, मुझे लग रहा है आनंद शर्मा बहुत अच्छा, और उनका मौका है हिमाचल में अपने आप को, अपनी छवि को और मजबूत करने का इनके पास मौका है, आनंद शर्मा। अच्छा जी, देखिए हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ मस्तराम डलैल, इनसे हम चर्चा कर लेते हैं सवाल। डलैल, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर, युवा वर्ग को लेकर, उसमें सारी जो अपेक्षाएं हैं वो मुख्यमंत्री से है। क्या इसमें जो हिमाचल से सांसद हैं, जो हिमाचल से मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, या भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका क्या योगदान हो सकता है? आप प्लीज जरा बताइएगा थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए क्या हो सकता है। जी अनिल, हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल की आयु के बीच के युवा काफी उत्साहित माने जा रहे थे। वैक्सीनेशन ड्राइव जब हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, सबसे ज्यादा उत्साह प्रदेश के युवाओं में था, क्योंकि ये वो युवा वर्ग है जिन्हें रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हर हालत में बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपने बुजुर्गों को घर में बिठा सकते हैं, बच्चों को घर में बिठा सकते हैं, लेकिन 18 से 44 साल की आयु के बीच का ऐसा वर्ग है जिन्हें अपने पेट की खातिर, परिवार की खातिर उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यही वजह कि राज्य में सबसे ज्यादा उत्साह 18 से 44 साल के बीच की आयु के लोगों का था। लेकिन ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, जिस स्तर पर देखा गया कि वैक्सीन की समूचे देश में कमी खली, जब अपने देश में इसकी प्रोडक्शन हो रही थी तो बाहर वैक्सीन को भेज दिया गया। काफी स्तर पर लोगों में इस बात का रोष है, युवाओं में रोष है कि जब अपने देश में इसकी आपूर्ति पूरी नहीं कर पाते, आपने किस आधार पर विदेशों को इसकी खेप भेज दी। साथ ही दूसरा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपनी बला टाल दी, राज्य सरकारों के पाले में डाल दिया कि आप 18 से 44 साल की आयु के बीच के जितने भी युवा हैं उनको आप वैक्सीनेट करें, ये अब सिरदर्दी राज्य सरकारों की बना दी गई है। लेकिन अनिल, मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, लोग हिमाचल सरकार को कोस रहे हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कोस रहे हैं, लेकिन जो हिमाचल के सांसद दिल्ली में हैं, चाहे वो जितने भी सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, हिमाचल प्रदेश के कद्दावर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, ये तमाम सारे लोग हिमाचल प्रदेश से आते हैं। बड़े स्तर पर इनकी दिल्ली में पैठ है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा या जेपी नड्डा हैं, अनुराग ठाकुर हैं, तो क्या इन लोगों को हिमाचल के प्रति इनकी जवाबदेही नहीं बनती? हिमाचल में वैक्सीन का कोटा भेजने के लिए मुझे लगता है इन लोगों को प्रयास करने चाहिए। अकेले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाए, ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे ये संकेत मिलने लगे कि कोविड की दूसरी लहर नीचे आ रही है। अब लोग आगे आने लगे हैं और फोटो खिंचाने लगे हैं, सामग्री भेजने लगे हैं, क्रेडिट लेने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट आपको तब मिलेगा जब आप हिमाचल के 18 से 44 साल के बीच के आयु के लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। जी अनिल। जी डलाल, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी का दायित्व है, यही वक्त है युवा वर्ग को। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है आपकी तरफ से, यही हिमाचल चाह रहा है इस वक्त, और यही अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका धन्यवाद आप इस जानकारी के लिए। तो जी
वही कि आप सिर्फ हर कुछ मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पे देखिए, उनके हाथ से बातें बाहर निकल, क्विन पोर्टल तक को हिमाचल सरकार तो नहीं डील कर रही है। ऊपर से पहलू ये है कि मुख्यमंत्री प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी अंततः बनती उनकी ही बनती तो है, लेकिन सहयोग करते दिखे। नहीं, वो चाहें तो उनसे मदद मांग भी सकते हैं। ऐसा भी क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या मंत्री क्या नहीं मांगी होगी, आपको लगता है? तो अब सामने आनी चाहिए ना चीजें, वो अगर मांगी गई शायद वैसे मुख्यमंत्री कल दिल्ली भी जा रहे हैं, होता इसी बात को लेके जा रहे हैं, है ना? ये तो उससे उम्मीद बनती है कि इस तरफ से भी प्रयास होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं, अगर प्रयास हो रहे हैं तो किसी के नॉलेज में नहीं है, अगर नहीं हो रहे हैं तो शुरू हो जाएंगे, नॉलेज में आ जाएंगे। तो हम ये इस सेगमेंट के बाद हम दूसरा बिंदु इससे मिलता जुलता ही है। बात हो गई मंत्रियों की, केंद्र सरकार के या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की या एमपीस की। अब बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल हिमाचल के विधायक। बिल्कुल, विधायक बहुत चर्चा में है, चाहे अनचाहे, है ना? शायद वो बात बुरी नहीं थी शायद, लेकिन वक्त लगभग ठीक नहीं, सरकार लगभग, है ना? ये कोई और वक्त रहा होता तो इस चीज पे कोई और हाथ, झंडियों का मसला। चलिए, झंडियां मिली नहीं, कुछ लोगों ने, जैसे विपक्ष के ने, कल हमने भी अपने कार्यक्रम में ये सवाल उठाए थे, जनता की मांग उठाई थी, हम ये जनता की भावनाएं उठाई थी। उसके बाद विपक्ष की सरकार ने अपनी गंभीरता की कमी तो बता दी कि उनकी जरूरत क्या है। जी जी जी। तो जी, विधायकों को झंडियां तो मिल गई, चाहे अनचाहे जो भी जैसे मिली जाए, लेकिन अब एक और पहलू है जिसपे माननीय मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इस पे किस तरह से आपको लगता है कि पहले तो इस पे हम आते हैं कि वो कैसे मदद करते हैं। पहले ये है कि क्या हिमाचल में डॉक्टरों की कमी है कि नहीं है? आप पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टरों की भारी कमी है। और आप इतिहास से लेकर वर्तमान तक जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता लगता है कि हिमाचल में सिर्फ ढांचे खड़े हैं, दीवारें खड़ी हैं, हाँ, बिल्डिंग खड़ी हैं, भवन खड़े हैं, उसके अंदर जो आवश्यक जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध नहीं है। वहाँ डॉक्टर अभी तो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ नहीं है, या आपके लिए वहाँ जो मशीन्स हैं वो नहीं है, या है तो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, धूल लगी हुई है। अब डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की हिमाचल में कमी है, भारी कमी। आप ये देखिए, जब टांडा मेडिकल कॉलेज बन रहा था तो हर तीसरे दिन ऐसी जब समाचार आते थे कि जब एमसीआई वहाँ विजिट करती थी तो जो छोटी छोटी डिस्पेंसरी थी उनके डॉक्टरों को डेपुटेशन पे टांडा भेजा जाता था। बिल्कुल, बाकी मेडिकल कॉलेजेस का भी सबसे ज्यादा मसला तो उठा था चंबा वाले मेडिकल कॉलेज। जम्मू में मतलब वॉक इन इंटरव्यू करने के लिए गए थे कि कोई भी डॉक्टर आ जाए, क्योंकि हम आप आइए, हम आपको पैसे भी ज्यादा देंगे, आप यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाइए जिनको हमने डॉक्टर बनाना है। तो वो देखिए, हिमाचल में इस सेक्टर में बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा कमजोरी है, और इन कमजोरियों पे सरकार का ज्यादा ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान बिल्डिंग भवन खड़े करने। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे दर्शकों की तरफ से हमारे पास ये हमारे पाठक हैं दिव्य हिमाचल के या दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शक, उनकी तरफ से एक बात बहुत कही जा रही है, सारा ध्यान कोविड पे है, बहुत अच्छी बात है, आपको ऑक्सीजन पे भी है, आपका वेंटिलेटर्स की बात होती है, सबकी, लेकिन जो डिस्पेंसरीज हैं या कहीं हैं, आपको और भी तो बीमारी हो सकती है। बिल्कुल। आपको कोविड नहीं था तो बाकी सारी बीमारियां तो हैं। आप टाटा मेडिकल कॉलेज के देखिए जो आपके आसपास हैं, वहाँ एक साल से कितनी की ओपीडी वहाँ चली है। सुपर स्पेशलिटी सेंटर जो था वो बंद पड़ा है, वहाँ कोई ऑपरेशन वहाँ नहीं हो रहा है, गंभीर बीमारियों का वहाँ देखरेख नहीं हो रही है। तो ऐसे आप इस इतने बड़े मेडिकल कॉलेज की स्थिति है तो आप डिस्पेंसरी की सोचिए वहाँ की। बिल्कुल, वही बात है। अगर कोविड से कर दीजिए, नॉन कोविड पेशेंट्स जो उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी। अच्छा, इसमें आप हमें ये बताएं अपने हमारे दर्शकों को कि विधायक इस मामले में क्या मदद, बहुत ज्यादा क्या मदद, मंत्री हर वर्ग मदद कर सकता है। क्यों नहीं, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री अपनी, देखिए आपको पता है कि देश में इस वक्त करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोगों की सैलरीज या और हिमाचल की बात करो तो हजारों में है, लाखों में। जिस वर्ग की फिक्स इनकम है, मंत्री हैं, विधायक हैं, इनको सरकार सैलरी अच्छा वेतन दे रही है, और इस बजट में तो जो उनका कट था वो भी बहाल कर दिया है। जनसेवक है, और वैसे भी जनसेवक है, जनता नहीं। अगली बात है कि इनके खर्चे भी कम हुए हैं, इसलिए कि एक साल से सवा साल से इनकी पब्लिक अपीयरेंसेस खत्म हुई है। और है नहीं, और विधायक की कोई नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं होती है, आप है ना, सेवा के लिए है। तो आप क्यों नहीं हर एक विधायक प्रदेश का एक एक डॉक्टर जो उसको ऑप्ट करता है, एक नया डॉक्टर सरकार को ऑफर करे कि ये आप भर्ती करिए, उस डॉक्टर की सैलरी इतनी जो थी लगभग 25-30 हजार रुपए मैं देता हूँ, फिक्स कर लीजिए। अच्छा, आप उसी तरह से मंत्री कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, मतलब आपका कहना ये है कि हर विधायक अपने क्षेत्र में कोई एक अस्पताल चुन ले बड़ा, या जो जैसा भी है, पीएचसी है, सीएचसी है, वहां पे कोई एक ऐसा डॉक्टर बिठाए जो सरकारी सेवा में नहीं, वो या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, या फिर वो सबसे अच्छा तो ये रहेगा जो फ्रेश
मेडिकल कॉलेज से कोई हाँ, अच्छे स्टूडेंट निकले, बेशक उनके ही एरिया का हो, तो उनको वो सैलरी फिक्स करते हैं। सैलरी क्या, ऑनरेरियम कहेंगे, है ना, 20, 25 या 30 हजार जितना भी बनता है उसको वहां बिठा दें, रिक्वेस्ट करके कि जी आप बैठिए, आप नॉन कोविड पेशेंट्स को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो है इस काल की सबसे बड़ी सेवा। तो ये आपका कहना है कि विधायक 68 विधायक हैं जी, देखिए, चाहे उसमें मुख्यमंत्री शामिल है, चाहे मंत्री हैं और या कोई आम विधायक है, पक्ष है विपक्ष में, तो क्या ऐसी पहल कर सकते हैं? बिल्कुल की जा सकती है ना जी। देखिए ये समय है, ये समय है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो जस्टिफाई करेंगे। अगर इस आपदा में अफसर की अगर चिंता बड़ी है तो बिल्कुल है। अफसर देखिए, अफसर दोनों तरह से, एक तो आप मानवता का भला करेंगे, आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ये मैसेज देंगे कि आपको लोगों की फिक्र है, बिल्कुल फिक्र है जी, है ना, जो कि विधायकों को होती भी है, इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं, है ना जी। तो ये एक अगर ऐसा होता है तो पूरे देश में एक मिसाल कायम होगी कि हिमाचल से सभी विधायक साथ आए हैं। फिर मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने आपत्तियां भी की हैं विधायकों की झंडियों पे, वो दोबारा सोचेंगे कि क्या हमारी आलोचना उस वक्त सही थी, गलत थी, सही थी क्या, है ना जी। ये बहुत बड़ा मसला है। तो उम्मीद है कि माननीय है ना, हमारे जो माननीय है विधायक मंथन करेंगे, वो मंथन करेंगे और शायद इस चीज पे गौर करेंगे और मीडिया के माध्यम से सारी चीजें हम अगर ऐसा होता है, अगर हमारा ऐसा होता है तो हमारा, देखिए जी, हम इस कार्यक्रम को करते हैं, हम किसी की आलोचना के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम वो यहाँ पे जो जनता के कंसर्न होते हैं और जनता के जो कंसर्न होते हैं फ्रेश, उनको हम यहाँ पे रेज करते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हमें ऐसा लगता है यहाँ पे हम अपनी बात कहेंगे कि अगर माननीय ऐसा करते हैं तो जनता की बात अच्छी लगेगी, और ऐसा होता है तो हम इसी कार्यक्रम में ये जो होगी उनकी वो जो ये योगदान होगा विधायकों का, उस पर हम चर्चा करेंगे, एक लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे। तो ये है जी। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। कोरोना को पकड़ा जाता है, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ट्रैकिंग करिए, है ना जी, ट्रेसिंग करिए और फिर उनको ट्रीटमेंट करिए, यही है जी। तो सबसे पहले है ट्रैकिंग, तो चलो लग जाता है पता, ट्रैकिंग का तो मसला बचा ही नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं लग रहा है किसको कहाँ से हो गया। लेकिन उनकी अब जो आगे ट्रेसिंग है उसको किया जा सकता है टेस्ट के द्वारा। आप कितने सैंपल उठाते हैं, कितने लोगों को आप टेस्ट करते हैं, उससे पता लगेगा कि कोरोना की रफ्तार क्या है ना जी। तो इसमें क्या हुआ है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा है। दखल देना पड़ा मतलब हाई कोर्ट ने कहा कि टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, हम उस नजरिए से बोले। तो ऐसा क्यों बोलना पड़ा ऑनरेबल कोर्ट को? देखिए जैसे आपने बोला ट्रैक ट्रेस बहुत आवश्यक है, है ना? सही है। अगर आप तभी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ पाएंगे। संक्रमण की बीमारी है, संक्रमण की बीमारी, और जब संक्रमण फैलता है आपके सामने ही है। हमारी जो संक्रमण की दर है वो राष्ट्रीय औसत से डबल है लगभग। हाँ, 16 पे है। आप आंकड़ों में आप बताने वाले, आप अभी आंकड़ों में बताएंगे शायद हमारे दर्शकों को सारी चीजें। तो वो तब तक हम उस चीज को नहीं रोक सकते हैं जब तक हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करेंगे और लोगों को उस भीड़ से बाहर निकाल के उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उनको उपचार करेंगे। हाई कोर्ट ने कल केंद्र सरकार से पूछा और उनको बोला है कि लगभग 20 से 30 हजार टेस्ट पर डे आपको करने चाहिए। आप जिन टेस्ट पे कर रहे हैं, आप देखिए संडे को हिमाचल में लगभग 7,000 के आसपास टेस्ट हुआ था। 7,000 टेस्ट में आप क्या करेंगे? उसमें 2,000 रिपोर्ट तो पेंडिंग थी। कल हिमाचल में 14,900 के आसपास टेस्ट हुए, उसमें से भी लगभग 2,000 रिपोर्ट्स पेंडिंग थी। अच्छा, है ना? उसमें से फिर आप देखिए अगर 13,000 में कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं? 12,500 में। हाँ जी, हाँ 12,500 में लगभग 2,000 पॉजिटिव आ रहे हैं, 1900 कुछ लोग। तो देखिए कितनी जरूरत है, बहुत जरूरत है। फिर इसका मतलब जल्दी जल्दी करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अगर हमारे पास पॉजिटिविटी रेट इतनी है ना जी, तो बेहतर होगा हम जल्दी से, क्योंकि जितना हम लेट हो रहे हैं उतने लोग, हो सकता है कि कई लोग जो है पीड़ित हों, उनके मामले बिगड़ रहे हों। और दूसरा हमें अगर हम ट्रैक कर लेते हैं तो हम ये भी तय कर पाएंगे कि क्या उनको वैक्सीन लगनी है कि नहीं लगनी है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद संक्रमित हैं लेकिन वैक्सीन लगवा पाते हैं। हाँ, उसका फिर फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, वो वैक्सीन की वेस्टेज है एक तरह से, जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं। तो हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे दिशा निर्देश दिए हैं और मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्दी उनकी अनुपालना करनी चाहिए। और उससे अगर ऐसा सरकार कर लेती है, हर दिन 20-30 हजार टेस्ट करती है, तो शायद हम संक्रमण को फैलने से रोक पाएंगे। और जो हमारा डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है, आप देखिए हर दिन मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, डेथ हिमाचल में हो रही है, उन पर भी हम नियंत्रण कर पाएंगे। हाँ, देखिए विशेषज्ञ शुरू से कहते आ रहे हैं जब से कोरोना फैला है कि इसको रोकने का सबसे बड़ा एक ही तरीका है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट करेंगे। और एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, टेस्ट करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आपको होम आइसोलेशन कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं है। महाराष्ट्र में होम आइसोलेशन कंसेप्ट को बंद कर दिया, वो हर संक्रमित का उपचार जो है वो हॉस्पिटल में करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हिमाचल के 2-3 बार बोल चुके हैं कि बहुत ज्यादा डेथ इस कारण हुई है कि लोग हॉस्पिटल में लेट पहुंचे। तो हमारा तो ये सुझाव है कि अगर हॉस्पिटल में लेट पहुंचे तो
तो उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना सरकार का काम है, क्योंकि हर आदमी को जिसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है स्वास्थ्य विभाग को पता है कि कौन आदमी पॉजिटिव आया है, उसको इमीडिएटली आप उठाइए, वहां पे आइसोलेशन सेंटर्स में लेके जाइए, कोविड के सेंटर में लेके जाइए, हॉस्पिटल्स में लेके जाइए जी, बिल्कुल तब आप कंट्रोल कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही है, ट्रेसिंग ट्रेकिंग और उसका ट्रीटमेंट भी आप क्योंकि जितने जल्दी हम करें, देखिए ये जरूर है, हम मानते हैं संसाधन हमारे प्रदेश के बहुत सीमित हो गए हैं कोरोना के काल में, सरकार के ऊपर प्रेशर बहुत है, बहुत सारे काम करने को है, लेकिन ये अभूतपूर्व संकट का समय है, इस समय प्रयास भी अभूतपूर्व ही चाहिए। हालांकि इस सरकार के साथ एक तो हमें मानना पड़ेगा, जो वर्तमान प्रदेश सरकार है, एक दिक्कत बहुत हुई कि जब इनका हे टाइम था, जब इन्होंने करके दिखाना था तो कोरोना आ गया, है ना जी। इनको सारा अगर कुछ विकास करना देखिए तो उसमें एक आपको फिर आपको एक मार्गदर्शन भी तो आपका हुआ है कि आपको कोई भी काम है वो अंतिम दिनों के लिए, अंतिम वर्षों के लिए नहीं छोड़ना है। आप इसको साल के जब आप सरकार बनती है तो पहले दिन से आपको उस काम पे जुटना है। हाँ ना, सही बात है, बिल्कुल ये भी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो सरकार को 1.5 साल मिल गया था, उसमें शायद प्रयास ये तो है। चलो ये वो ऐसा शायद समझा गया होगा कि ऐसे ही गाड़ी चलती है, स्टेट से ज्यादा तो सेंटर की भी कमजोरियां रही, कोई भी सरकार होती शायद इस संकट में आती, इस संकट को झेलती और आलोचना भी झेलती है, जो है ना, कोई भी सरकार होती ऐसा लगता है, कोई भी मुख्यमंत्री होता। लेकिन अब समय वही है कि आपके पास जितने भी संसाधन है, जहां से भी लिए जा सकते हैं, जैसा भी क्या उसको झोंक देने का वक्त आ गया, तो उससे शायद फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना जी। जब आपके सामने प्रदेश के छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या लोगों के एनजीओ जो है वो भोजन दवा की मदद कर रही है, लोग आगे तो आ रहे हैं, सरकार को भावना को चाह क्या रहे हैं, उसको चैनलाइज सारे चाह रहे हैं कि संकट से बाहर निकला जाए, किसी भी तरह से एक दूसरे की मदद की, लोग सहयोग भी कर रहे हैं। सरकार को इस भावना को समझना होगा, हमारे मंत्री विधायकों को उन भावनाओं को समझना होगा और खुद को आगे लाना। जी जी, ये अच्छा, ये इसके बाद एक ना जी जनता का एक और कंसर्न है, जो हमारे अगला जो हमारा सेगमेंट है इस कार्यक्रम का, हम पहाड़ी का, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये है जी कि व्यापार पर मार से जनता भी लाचार। बिल्कुल, व्यापारी तो बोल रहे हैं जी, एक तो मास्क खिसक रहा है बोलते हुए, व्यापारी तो बोल रहे हैं जी कि हमें आपने खोलने की छूट नहीं दी, सबको खोलिए सबको खोलिए, लेकिन कुछ ऐसे व्यापार हैं, कुछ ऐसे धंधे हैं जी जो जनता के लिए बहुत जरूरी हैं, ऐसा लगता है। तो एक तो बिजनेस संकट में है। अच्छा, ये जो धंधे हैं, पहले तो आप ये बताइए जो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, 2-3 मोटे जो होने चाहिए थे, जो खुले होने चाहिए थे जी, क्योंकि इससे संकट में आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, जो जनता से सीधे जुड़े हैं, आपके घर और से जुड़े हुए हैं, आपके घर में टीवी है, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में एसी है, वहाँ मोबाइल्स हैं, है ना, टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, है ना, आपके घर में बिजली वायरिंग है ना, हीटर है, गीजर है ना, इन सब की रिपेयरिंग है। आप देखिए हिमाचल की तो एक और बहुत बड़ी कमजोरी है कि जब भी यहाँ आजकल जैसे मौसम है, तूफान आते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है, लाइटनिंग से वोल्टेज गड़बड़ा जाती है, आपके जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जलते हैं, सड़ते हैं, तो उनकी रिपेयरिंग कहाँ होनी है? ये सारे व्यवसाय बंद पड़ा है। आपका कहना है बिजली की जो दुकान है, बिजली की रिपेयर शॉप जो, और वैसे भी अगर मान लीजिए कहीं कंस्ट्रक्शन को आप इजाजत दे रहे हैं, मोबाइल की है, मतलब जैसे आपने देखिए जी, आपने सबसे पहले, हम अगर इसको सीरियलाइज करें इन चीज़ों को, तो सबसे पहले आपने दे दिया जी हार्डवेयर की दुकानें खोली हुई हैं, कंस्ट्रक्शन अलाउड है, जो अच्छी बात है, उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और लोगों का काम भी होता है, क्योंकि खाली बैठे घर पे। बिजली की दुकानें बंद हैं, आपको जब दीवारें खड़ी करनी है तो वहाँ पे स्विचेस के लिए आपने पाइप्स भी तो डालनी है ना जी, बिल्कुल, है ना जी, आपने छत में उनके लिए सॉकेट्स भी रखनी है, बिल्कुल है ना जी। चलो उसमें अब ये हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिशियन को कहीं से आप ले आए, और उसका सामान कहाँ से आएगा जी, सामान सप्लाई, दुकान कैसे खोलेगा, वो कब खोलता है तो मतलब कानूनन वो अपराधी हो जाता है। ये दूसरी बात हम करते हैं, आपने मान लीजिए घर पे प्रेस कर रहे हैं जी, ठीक है जी, आपकी प्रेस खराब हो गई, बिल्कुल, आपने घर पे काम पे भी जाना है, बाहर जाना है, आपका काम ऐसा है, आपका जनता से मिलना जुलना है, आपके कपड़े बुरे लगेंगे, कुछ है, वो चीज़ आ गई जी। बिजली के और कई तरह के सामान है, आपकी मिक्सी खराब हो गई है जी, है ना, आपने बच्चे घर पे हैं तो बोल देते हैं, आप बोलते हैं हाइजीनिक फ्रिज है ना, फ्रिज है ना, वो गड़बड़ा जाता है, या ट्रिपिंग होती है। आजकल ही गर्मियों में तो पंखे खराब होते हैं, आजकल ही तो लोग घरों में कूलर नहीं तो एसी नहीं तो कूलर, चलिए एसी को तो अब मना ही कर रहे हैं कोविड काल में, लेकिन कूलर तो अब भी लग ही सकते हैं, पंखे तो अब भी खराब हो रहे हैं। जब एसी नहीं चलेंगे कई जगह पे, बड़ी जगहों पे जहाँ पे लोगों ने लगा रखे हैं, या वो कूलर नहीं चलाना चाहेंगे कोविड से डरते हुए, खिड़कियाँ खोल के भी गर्मी होती है जी दिन में, खासकर पंखा आपका खराब है, आप कहाँ जाएंगे 2 बजे दिन के, किसको आप दिखाएंगे? ये बहुत ज्यादा हमारे पास भी बहुत से ऐसे लोगों ने अप्रोच किया है कि ये दिक्कतें आ रही हैं और इन दिक्कतों का समाधान इसके अलावा मान लीजिए
सारा भार जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, चाहे टीचर्स की है बहुत बड़ा या विषय बच्चों की है। बच्चों की है, आपके फोन में हल्का सा फॉल्ट आ जाता है, हाँ, फॉल्ट आ जाता है, वो गिर जाता है। और नहीं तो आपके चार्जर की जो वायर होती है ना, कनेक्टिंग वायर, उसके जो वो होता है आपके आगे है ना जी, हाँ सी टाइप आपका जो वो होता है, वो होता है क्यों वी है कोई सी है। हर फोन में आजकल अलग अलग फोन है, ऐसा नहीं कि कोई भी चार्जर किसी दूसरे फोन का उठाया लगा हो गया कि आपके पास सी बैंड है, उसको वो आपके दूसरे मोबाइल के सकट में नहीं लगेगा। तो आप उस चार्जर की तार की वजह से हो सकता है बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई अटक जाए, हो सकता है जो टीचर ऑनलाइन टीचिंग करवाना चाहता है वो, क्योंकि आपका मोबाइल चार्ज नहीं, आप क्या करेंगे, बिल्कुल, है ना। ये जरूरी तो नहीं है कि आपके पास 2-3 मोबाइल हो। बिल्कुल जी, आपका टैब खराब हो सकता है, आपका कुछ भी आप घर से वर्क फ्रॉम होम है, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, आपका मोबाइल आप घर पे हैं या कहीं और हैं, आपका मोबाइल चार्ज नहीं, किसी के साथ भी कैसे करेंगे। हाँ, और जब पता है वो भी जब आपने सोशलाइज नहीं होना ज्यादा, आप इधर उधर नहीं घुस सकते, सारे मेंबर घर में हैं, तो चीजों की मतलब उपयोगिता आप दूसरे से मांग नहीं सकते आजकल, कोई भी परहेज करे तो करना भी चाहिए एक दूसरे के जाने। तो इस पे भी सोचो, एक बिजली की दुकान है जी, एक मोबाइल रिपेयर या नए मोबाइल की भी जरूरत पड़ सकती है ना, लोड बढ़ रहा है, इसने इस ऐप पे आइए, इस ऐप पे, अब जैसे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे जी गूगल मीट पे करिए, कई फोन सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो लोग कहाँ से खरीदेंगे जी वो चीज़ को। ऑनलाइन आप मंगवाएंगे, वो भी लिख के दे देते हैं कि जी आजकल हमें परेशानी होती है, और कई जगह ऑनलाइन खुली होने के बावजूद नहीं हो रही है जी डिलीवरी, तो इस पे भी देखना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और है जो तीसरा और लास्ट हम कहना चाहेंगे, वो वेल्डिंग शॉप्स। वेल्डिंग शॉप्स, क्योंकि आपने कहीं चौखा टेल खानी है घर में, उसमें कोई वो कर रहे हैं या कुछ है, कोई चीज़ टूट रही है आपकी, देखिए आप वो एक आवश्यक सेगमेंट है, उसी तरह का सेगमेंट है जैसे आपने 3 कोट किए हैं। इसके साथ मैं आपको और चीज़ बताऊं, दिशा निर्देशों में तो जो टायर्स रिपेयर शॉप्स हैं वो खुली बताइए, आप एनएच पे कोई ढूंढ के बताइए। आप दिन में चले हैं, रात में चले हैं, आपको आना है, आपका टायर फट जाता है, पंक्चर हो जाता है, हवा चली जाती है, तो आपके पास वो विकल्प नहीं है। क्योंकि आजकल सड़कों पे कौन है जी रात को, जो आवश्यक सेवाओं में जो किसी न किसी तरह से कोरोना से या इन चीजों से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें आप डॉक्टर्स रख लीजिए, कोई रख लीजिए, पुलिस रख लीजिए, है ना जी, प्रशासनिक अधिकारी भी रख लीजिए, है ना जी, प्रशासनिक अधिकारी को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, मीडिया को ले लीजिए आप, या कोई भी किसी भी तरह से, है ना जी। तो ये भी चीजें हैं, वेल्डिंग शॉप हो गई या टायर्स की, उनको तो मैं बोलता हूँ कंपल्सरी बोला जाना चाहिए था, रिक्वेस्ट कर ली जानी चाहिए थी कि आप खोलिए, है ना, तो वो अलग चीज है। तो देखिए जी, इस पे भी सोचने की जरूरत है। अच्छा, इससे बाद अवस्थी जी, ये भी हमने चर्चा कर ली, आंकड़े क्या कहते हैं आज के कोरोना से संबंधित जो आंकड़े आप लेके आए? हाँ, देखिए कल हिमाचल में लगभग 1900 कुछ लोग जो थे पॉजिटिव हुए थे जी। डेथ्स भी अच्छी खासी रही हैं, कल भी मतलब डेथ्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वो तो शायद राष्ट्र की स्थिति ऐसी बनी है, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि एक तो उस पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की। दूसरा जो आपको कंट्रोल करना है वो पॉजिटिविटी रेट जो है, जो संक्रमण दर है, हिमाचल की बात कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। 16% के आसपास रही है पिछले कल की, जबकि राष्ट्र की 9 है और दिल्ली की 2 से भी कम है। ये वही हम अपने दर्शकों को बताते रहते हैं। देखिए जी, ये वो दर है कि आप जितने लोगों को टेस्ट करते हैं, है ना जी, तो हर 100 लोगों के पीछे जिनके आप सैंपल लेते हैं, कितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, वो एक इंडिकेटर होता है कि कितना कोरोना से पीड़ित है प्रदेश या कोई स्थान। तो इसका मतलब नेशनल आपने बताई कि 9 के आसपास है, वहां पे राष्ट्रीय स्तर के सारे आंकड़े जोड़ेंगे तो 100 में से 9 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। लेकिन हिमाचल में पिछले कल तक के आंकड़ों के आधार पे हर 100 में से 16 लोग पॉजिटिव, जिनका भी टेस्ट हो रहा है वो 16, उसमें से 16 पॉजिटिव आ जा रहे हैं। हाँ, इसके साथ मैं आपको वैक्सीनेशन की स्थिति बताता हूँ। आज दोपहर तक 19,56,013 लोगों को वैक्सीन की फर्स्ट डोज मिल चुकी है। सेकंड डोज है वो 4,33,000 लोगों को। सेकंड का इतना फड़ा है, बिल्कुल। अब सेकंड तो अब शायद जून के लास्ट में, जुलाई में आएगी, भूल जाएंगे लोग कि सेकंड डोज भी उनको याद रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है रिमाइंडर देने की व्यवस्था होनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी जी। जबकि जो राष्ट्र की जो स्थिति है वो अलग है, वो 15,57,00,000 लोगों को अब तक फर्स्ट डोज मिल चुकी है। अच्छा, और सेकंड डोज है वो 4,22,00,000 लोगों को मिली। 4,22,00,000 लोगों को सेकंड भी हो गए। हाँ, तो स्थिति ये है। हमारा जो वैक्सीनेशन पे हम चर्चा कर चुके हैं, हमारी स्लो है। मतलब बड़ी बात ये है कि अभी हम बेफिक्र होकर नहीं बैठ सकते। देखिए साहब, अभी भी हमें बहुत चौकन्ने रहना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव रेट भी ज़्यादा है। अगर हम ये बोलें कि जैसे चर्चा हो रही है कि पीक गुजर चुका है, गुजरने दीजिए, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, मामले ही कम हुए हैं ना जी आने से, मोर्टेलिटी रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपके जो वैज्ञानिक हैं इस संबंध में पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा सही गणना नहीं हो पाए हैं। आप ये देखिए,
पिछले 24 घंटों में जो पॉजिटिव जो आंकड़े थे वो बड़े हैं ना, देश में भी बड़े हैं, देश में भी बड़े हैं, 2 लाख से ऊपर चले गए हैं, और मौतें भी तो 4,000 से ऊपर चली गई हैं देश में। तो हम ये नहीं गारंटी ले सकते कि किसी ने अगर गणना करके ये बोल दिया है, फॉर्मूला होता है, अंदाजा होता है, अंदाजा है, वो अमूमन सही होता है या सही के करीब होता है। भगवान करे वो हम उसी दौर से गुजरे हो, क्योंकि अब मामले उस तेजी से तो नहीं ही आ रहे हैं ना जी। पर हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हम अपने दर्शकों को हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि साहब अपना ख्याल पूरा रखिए, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए, बिल्कुल भी वो नासमझ बन के एकदम से बाहर ना निकलना है ना जी, पिंजरे तोड़ के। और अभी वो वक्त नहीं आया, वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज भी लगा ली है तो भी आप सुरक्षित। हालांकि उम्मीद भी ये जताई जा रही है कि दिवाली तक अगर सब ठीक रहता है तो शायद मास्क उतर जाएंगे, आपको कॉल ही आ जाएगी देश की तरफ से। वो अभी भी दूर की कोड़ी लग रहा है, जिस तरह से अभी हमारी वैक्सीनेशन थोड़ी कम है। हाँ जी, तो जी इसके साथ ही हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ते हुए आपके सामने रखना चाहेंगे राहत इंदौरी साहब है जी, बहुत बड़े शायर थे, है ना जी, पीछे उनका इंतकाल हुआ है। तो उनके कुछ आशार हैं, है ना जी, 2-3 आशार हम ले रहे हैं दर्शकों के लिए जो बहुत जुड़ते हैं आज के हालात से। देखिए राहत इंदौरी साहब क्या कहते हैं, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे बार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे बार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बिल्कुल यही वक्त है, बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद मत रखिए, खुद करिए, तैरने का वक्त इस वक्त है, खुद को सुरक्षित रखने के उपाय आपको खुद करने हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, एक अगले अशार, एक शेर है इनका, कहीं अकेले मैं मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। कहीं, ये राहत इंदौरी साहब का एक अंदाज रहा है, ये बड़े जोशीले शायर रहे हैं। कहीं अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से टूटा है जोड़ दूंगा उसे। देखिए झंझोड़ के टूटे हुए को जोड़ेंगे साहब, यही वक्त है। अगर हम खुद को टूटा हुआ समझ रहे हैं, किसी और को जोड़िए कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, बस ध्यान रखिए, SOPs का पालन करिए। और अंत में क्या कहते हैं जी राहत इंदौरी साहब, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते हैं। बिल्कुल, जो आप जिक्र कर रहे थे कि सर्विसेज जो थी वो शायद पहले भी है ना, तो ऐसा मौका इस सरकार के या वैसे इस वक्त पे जनता के सामने ना आता है। हेल्थ सर्विसेज को हमने इम्पोर्टेंस समझी होती तो उसको, तो जी देखिए राहत, शायर लोग जो होते हैं ये बड़े कमाल की चीज़ है, शायर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, ये चीज़ों को किस अंदाज में कहते हैं, छोटे शब्दों में, लय में, और लोगों की समझ में सीधे उतर जाती है जी। तो यहाँ पे अब हम अपने दर्शकों से इजाज़त लें, उससे पहले आपसे वही प्रार्थना, अपना खास ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। समाचारों के लिए, दुनिया देश प्रदेश के सभी समाचारों के लिए दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप से जुड़े रहिए। हमारा समाचार पत्र दिव्य हिमाचल, हमारा टीवी दिव्य हिमाचल टीवी, और ये सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट www.divyhimachal.com पे उपलब्ध है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।